नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पीजीटी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सहित हिंदी की जितनी भी परीक्षाओं में आपने विषय के रूप में साहित्य को चुना है, वहां आपके लिए यह पुस्तक अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ने के बाद हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान नाम से हम जानते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हीं के आधार पर इस काल का विभाजन किया है। अब बात करें तृतीय उत्थान की, तो देखिए, प्रथम उत्थान में हमने हिंदी गद्य विधाओं का प्रारंभिक रूप देखा, किस तरीके से हिंदी गद्य की भाषा खड़ी बोली हुई और उसकी प्रारंभिक पुस्तकें ब्रज के कुछ मिश्रण के साथ खड़ी बोली में लिखी गई, इसको हमने पढ़ा। यानी कि संक्षेप में कहूँ तो सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया। द्वितीय उत्थान में हमने प्रारंभिक गद्य विधाओं के विकास के बारे में पढ़ा। गद्य विधाएं जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना। तो जब शुरुआत इनकी हुई तो किस तरीके की पुस्तकें लिखी गई, उनकी भाषा क्या थी, उनके लेखक कौन थे, इस सब के विषय में जानकारी हमने द्वितीय उत्थान में प्राप्त करी। तृतीय उत्थान के अंतर्गत हमने गद्य विधाओं का थोड़ा सा विकासशील रूप देखा, है ना, जिसके अंतर्गत द्वितीय उत्थान के बाद द्विवेदी युग के बाद का जो समय है, विशेषतः देखिए, द्विवेदी युग में बहुत सुंदर सुंदर पद्य रचनाएं हुई हैं, बहुत महान जो लेखक है उन्होंने अपने पद्य में रचनाएं की हैं और गद्य विधाएं भी साथ साथ निरंतर चल रही हैं। पत्र पत्रिकाओं का भी विकास हो रहा है। ऐसे समय में कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, ये किस तरीके के लिखे गए, इनमें क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन सी नई शैली आई, बंगाल से क्या हमने बांग्ला साहित्य से क्या हमने ग्रहण किया, अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य से किन विशेषताओं का समावेश हमारी गद्य विधाओं के अंतर्गत हुआ, इन सब की जानकारी हमने कल की कक्षा में प्राप्त करी। और आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक से। कल मैंने कक्षा को वहां पे समाप्त कर दिया था, कारण स्पष्ट था क्योंकि ये थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी। मैंने कल की कक्षा में भी आपसे कहा था, उससे पूर्व भी जहां आधुनिक काल शुरू हुआ था, मैंने तब भी आपको ये कहा था कि ये जो आपके शुक्ल की पुस्तक से यदि आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा और वीडियोस को 1 से 2 बार आप देखेंगे, तब जाके ये आपके समझ में आएंगे। कारण मैं स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, अब तक हमने जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे नोट्स से पढ़ें या किसी भी कोचिंग संस्थान से हम पढ़ें या किसी भी गाइड से हम पढ़ें, शुरुआत करते हैं हम आदिकाल से, फिर पढ़ते हैं भक्तिकाल को, रीतिकाल को, फिर पढ़ते हैं हम आधुनिक काल को। आधुनिक काल पे आते ही हम शुरू करते हैं भारतेंदु से, उसके बाद द्विवेदी युग पढ़ते हैं, फिर प्रगति प्रयोग पढ़ते हैं। छायावाद तक होते होते इस तरीके से हम पद्य वाला भाग पढ़ लेते हैं। फिर गद्य विधाओं को अलग से पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से नाटक हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, समालोचना है, बाकी जो नई वाली जो अन्य गद्य विधाएं उनके अंतर्गत रिपोर्टाज, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथाएं, इनको पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में पढ़ते हैं, बात खत्म। इतना भी नहीं पढ़ पाते परीक्षा तक, इसमें से भी बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन पढ़ भी लें तो इतना पढ़ लेते हैं। अब बात करें शुक्ल की पुस्तक की, तो जब इस पुस्तक को हम अकेले स्वयं अपने आप ही पढ़ने बैठते हैं तो आदिकाल और भक्तिकाल तक पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दावली के कारण थोड़ा सा होने लगता है कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस शुक्ल की पुस्तक को पूरा पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, रीतिकाल तक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आधुनिक काल का जहाँ शुरू होती है वहां भारतेंदु युग तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना समय इसमें नहीं दिया जाता, उतनी समझ में ये नहीं आती। कारण मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले हम पढ़ रहे हैं प्रगति प्रयोग, वो रटा हुआ है, वो दिमाग में फिक्स है हमारे, हम उसी को पढ़ते आए, उसी को रटते आए, उसी को नोट्स के द्वारा पढ़ाए, उसी को गाइड द्वारा पढ़ाए। अब जब हम मूल चीज पढ़ रहे हैं, हम शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये कठिन लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इस तरीके से हमने कभी भी विभाजन करके नहीं पढ़ा है आधुनिक काल को, कि पूरे आधुनिक काल को 3 काल में बांट के हमने उसका विभाजन कर लिया। इसलिए थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा। मैंने फिर आपसे पुनः कह रही हूँ कि यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियोस को जब तक आप 1 से 2 बार नहीं देखेंगे इन वीडियोस को, तब तक आपको चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा इन वीडियोस पे आपको टाइम देना पड़ेगा। ये वो वीडियोस नहीं है जिनके लिए मैं आपसे कह देती हूँ कि चलिए कहानी है,
नाटक हैं, इनको आप चलते फिरते काम करते हुए अपने फ़ोन में चलाइए और सुन लीजिए, नहीं, ये आपको समझने पड़ेंगे। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य कहीं नोट करने पड़ेंगे। नोट भी नहीं करेंगे तो एक दो बार जब आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई इस पढ़ने से लेकर आपकी बात। अब आज की कक्षा के बारे में बातें करें तो नाटकों में, नाटक जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत, नाटक को भी काव्य के अंतर्गत लिया जाता है। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक होता है और सबसे ज्यादा प्रचलित है ना। नाटक के बहुत सारे स्वरूप है। देखिए, एक छोटा सा स्टेज बना के रामलीला जैसे आपने गांव में देखा होगा, वो भी नाटक है। किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जब नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाता है या किसी भी छोटे से दृश्य का छायांकन या जो उसका कहते हैं ना प्रदर्शन किया जाता है, वो भी नाटक के अंतर्गत आता है। तो इसकी बहुत सारी शैलियां हैं। वो एक हो गया क्या, प्रदर्शन वाली। जब लिखने बैठते हैं तो लिखावट में भी बहुत सारे अंतर आते हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि पाश्चात्य में जो नाटक शैली है, पाश्चात्य साहित्य में जिस तरीके से नाटक लिखे जाते हैं, वहाँ मतलब लिखा जाता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, तो उस तरीके से दृश्य वहाँ पे लिखा जाने लगा। जयशंकर प्रसाद ने वो भी नहीं लिखे। क्या क्या प्रसाद के नाटकों में, देखिए प्रसाद एक महान ऐतिहासिक कार नाटक हैं, तो उनके तीनों नाटकों से जिस तरीके से लिखा है उस सब के बारे में कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया। पढ़ना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब हम नाटक गद्य विधा को पढ़ेंगे तो सर्वश्रेष्ठ नाटककारों की जो शैली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब कहानी को पढ़ेंगे आगे तो फिर प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताओं के आधार पर उसे प्रेमचंद युग ही नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद के नाटकों में बहुत ज्यादा पात्र होते थे, बहुत ज्यादा घटना प्रधानता होने के कारण क्या है, युद्ध जैसे दृश्यों को भारतीय साहित्य में तो नहीं दिखाना चाहते क्योंकि उससे एक विभत्सा की स्थिति सी पैदा होती है, मन में शोक के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं, तो उसको नहीं दिखाया जाता, मृत्यु, वध, युद्ध। लेकिन बाद के नाटकों में ये सब भी दिखाए जाने लगे। प्रसाद ने स्वयं कहा है कि मेरे नाटकों के लिए रंगमंच आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब लोगों ने जयशंकर प्रसाद पे आरोप भी लगाया गड़े मुर्दे उखाड़ने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो लोगों ने उनपे गड़े मुर्दे लगाने का आरोप भी लगाया कि जो चीज बीत चुकी है, जो समय बीत चुका है, उसको आप पुनः पुनः दोहराते जाते हैं। खैर, वो उनकी पसंद की बात है। अगर हमारे इतिहास का जो सर्वश्रेष्ठ काल है, जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए, दृश्य के रूप में या श्रव्य के रूप में, वो ग्रहण करनी चाहिए, देखनी है, पठनीय है, ताकि उनसे हम उद्दात के भाव सीख सकें। अब ये सब अब तक के नाटकों के विषय में बातें हो गई। अब प्रसाद जी का मृत्यु हो गई है, उसके बाद के जो नाटक हैं उनकी जो विशेषता है उसको आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। इतना सब कुछ मैंने आपको 5-7 मिनट का ये जो इसे कहेंगे, आप क्या कहेंगे, इसे भूमिका कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, या आपको इसलिए स्पष्ट की है ताकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में अच्छे से आए। कोई भी महान साहित्यकार जो होता है, हमें हिंदी साहित्य में, चलिए नेट परीक्षा की बात करें, पीजीटी की बात करें, केवल जब हम साहित्य का पेपर देने जाते हैं तो भारतीय साहित्य के साथ साथ हमसे भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के साथ साथ हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र को भी पढ़ें। क्यों? क्योंकि अब हम एमए कर रहे हैं, यानी हम मास्टर डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, तो अपने साहित्य के साथ साथ जब हम बाहर के साहित्य को पढ़ेंगे, उन विद्वानों को जानेंगे, तभी हम एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हो सकते हैं, या तभी हम किसी कृति की सही समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को केवल परीक्षा में के हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई लॉन्जाइन्स का क्या है, क्रोचे का क्या है, और अरस्तु वगैरह, प्लेटो, जो 2-4-5 परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शुक्ल वगैरह ये लोग बहुत बहुत पाश्चात्य साहित्यकारों को जानते, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव भी हमारी रचनाओं पे पड़ता है। जो जितना गहरा ज्ञान प्राप्त करता है वो उतना ही उत्कृष्ट लेखक बन सकता है। ये देखिए अलग चीज है कि हम सिर्फ नौकरी प्राप्ति के लिए इसको पढ़ रहे हैं, ये एक अलग चीज है ना। लेकिन बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो इन पुस्तकों का अध्ययन इसलिए करते हैं कि उन्हें हिंदी साहित्य से प्रेम है, वो लेखक बनना चाहते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं। तो
वो सारी चीजें हैं। शुक्ल जी ने सबको ही ध्यान में रखकर अपना ये इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो विशेषतः ये बड़ी उच्च कक्षाओं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी दृष्टि से लिखा गया है, ताकि वो सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाए कि जो वर्तमान में साहित्य उपलब्ध है वो किन किन प्रकरणों से गुजरता हुआ, किन किन स्थितियों परिस्थितियों से गुजरता हुआ, किन किन बदलावों और परिवर्तनों से गुजरता हुआ हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। अब एक नए तरीके के नाटक भी लिखे गए जिन्हें समस्यात्मक नाटक कहा जाता है। जैसा कि कल की कक्षा में मैंने आपको बताया कि प्रसाद से तो ये कि इतिहास को दोहराने से क्या फायदा, तो वर्तमान में जो समस्याएं उन पे लिखना चाहिए। तो इसी क्रम में हमारे सामने आते हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो कि समस्यात्मक नाटकों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी हैं, यूरोप में प्रवर्तित यथा तथ्यवाद का यह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता या मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपनी वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। ठीक है, जो सत्य है उसको आप दर्शक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसमें कोई भावुकता या बेकार की बात का, बेकार से मतलब देखिए हर चीज का एक समय होता है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला है हमारे समाज में, तो वो बदलाव साहित्य में भी देखने को मिलेगा। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज को अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों को जीता जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का आभास देना। बात पे आपको ध्यान देना है, गौर फरमाइएगा, आभास देना। ठीक है, वर्तमान में कहानी हो या उपन्यास, बेबाक लेखिकाएं सामने आ रही हैं एक तरीके से, जिसे हमारे साहित्य में थोड़ा सा छोड़ दिया जाता था कि नहीं ये साहित्यकार का नहीं। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद है लेकिन अंत में आदर्शोन्मुख कहानियां हैं उनकी। गोदान में वर्णन तो है यथास्थिति का, लेकिन अंत में सब पात्र आदर्श का निर्वाह करते हैं, वही उनकी कहानियों में है। बूढ़ी काकी पढ़िए, कोई भी शुरू में कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं लेकिन बाद में आदर्श की स्थापना करते हुए कहानी को समाप्त किया जाता है। लेकिन इन जो वर्तमान साहित्य उसमें ऐसा नहीं है, चाहे नाटक हो, उपन्यास हो या कहानी। उपन्यासों की बात करूं तो आपका बंटी में मनु भंडारी कहीं भी आपको निर्णय देती हुई या जजमेंटल होती हुई नजर नहीं आएंगी। जो सच है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब आप उसमें शकुन की गलती माने, बंटी की माने, जोशी की माने, उसके पिता की माने, वो आपकी बुद्धि पर छोड़ देती हैं। वो कोई निर्णय नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा आभास जरूर देती है कि यदि ऐसा होता तो शायद बंटी की स्थिति यह नहीं होती। वर्तमान की प्रमुख समस्या जो है विवाह विच्छेद, उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता हुआ आपका बंटी उपन्यास उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण ने भी अपने नाटक लिखे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगी कि वर्तमान में जितने भी आधुनिक जो साहित्यकार हैं वो इसी तरीके से लिख रहे हैं। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं, उन पर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की टट्टियां खड़ी करना और बहुत ही फालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यही उपयुक्त यथातथ्यवाद के अनुयायियों का कहना है। ये सब मैं स्पष्ट कर चुकी हूं। यूरोप में जब कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना वह काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुन कर एक काल्पनिक सौंदर्य सृष्टि खड़ी करें और उसका मधुपान करके झूमा करें, तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहां आवश्यक थी। और यहां भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप इसको समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में छायावाद चला, हलावाद है, छायावाद है। तो क्या है वहां पे? प्रकृति के सुंदर सुंदर नाना रूपों की सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रकृति के बीच रहस्यवाद का पर्दा है, उसकी रहस्यात्मक तरीके से कि वहां उस ओर मैं इस ओर हूं, जाने उस ओर खड़ा कौन है, नभ के पीछे भी कोई दूसरा होगा। इस तरीके से कल्पना के लोक में विचरण करवाया जाने लगा समाज को। जब इस तरीके के चित्र प्रस्तुत हुए तो जब भी कोई वाद चलता है, जब भी देखिए सबसे अगर संक्षेप में मैं आपको समझाऊं तो एक लाइन रट लीजिए आप, परिवर्तन संसार का नियम है। ये गीता में कही हुई लाइन है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मोह समझते हो वही तो जीवन है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। होता क्या है कि जब एक ढर्रे पर चीजें चलने लगती हैं तो उसका विरोध स्वरूप दूसरी चीज आती है। विरोध कह लीजिए,
प्रतिक्रिया कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक तरीके की जिंदगी एक व्यक्ति हमेशा नहीं जी सकता, उम्र में भी बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार वाद प्रतिवाद चलते रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। जब बहुत ज्यादा छायावादी रोमानियत की रचनाएं होने लगी तो उसका विरोध में क्या आया, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जन्म हुआ। जब अजीब तरीके की प्रयोगवादी में अजीब अजीब चीजें होने लगी, अजीब तरीके का रचनाएं होने लगी जिनकी कोई तुक ही नहीं थी, उसके बाद नई कविता का आया सच, है ना। तो ये सब चीजें वाद प्रतिवाद, क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप चलता रहा, गद्य हो अथवा पद्य। सौंदर्यवाद, कलावाद, छायावाद, आप इससे आभास समझ सकते हैं ना। जब कोई बात हद के बाहर जाकर जीववान और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है ना। यही चीज मैं आपको समझा रही थी, शुक्ल जी ने की पुस्तक में और स्पष्ट है। चलिए, यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकांक दर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी ना किसी हद पर जाकर कोई ना कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है और जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। अतः यूरोप के किसी वाद को लेकर चिल्लाने वालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है। यानी क्या है कि कुछ एक दो लेखक अलग तरीके की रचनाएं लिख देते हैं, वही एक वाद का रूप ले लेती है, फिर उसके विरोध स्वरूप अवगत के अरे उस वहां पे तो ये चल रहा है और हमारे हिंदी साहित्य में तो ऐसा लिखा ही नहीं जाने लगा, फिर दो लेखक चलते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीछे उसका प्रतिवाद भी चला आ रहा है। अगर क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी, अगर कोई वाद है तो उसके विरोध में दूसरा वाद भी आएगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ नकेनवाद, प्रपद्यवाद भी है, तो फिर उसके भी अलग तरीके की रचनाएं हुई। छायावाद के अगर चला तो कुछ लेखकों ने उससे बाहर जाकर भी रचनाएं करी, वो भी एक नए वाद का रूप हो गया। जब बहुत ज्यादा प्रगतिवादी रचनाएं हो गई तो फिर प्रयोगवाद का दौर आया। तो इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में अलग अलग वादों का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आविर्भाव और उत्थान और पतन की स्थिति होती हुई या चलती रही, ये कह सकते हैं ना। प्रतिक्रिया के रूप में निकाली हुई साहित्य की शाखाएं प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक तो वे केवल चिढ़ाती सी जान पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलने लगती हैं। होता क्या है, जैसे चिढ़ाती सी फिर पीछे शांत, ठीक है, एक बार उबाल आता है किसी विशेष प्रकार की रचनाओं का, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो जाती है, सभी तरीके की रचनाएं चलती रहती हैं, अलग अलग हर लेखक अपनी रुचि के अनुसार चलता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक युग में किसी न किसी रचनाओं की प्रधानता रहती है और इसी के आधार पर शुक्ल जी ने काल विभाजन भी किया है। भक्ति में ऐसा नहीं है कि अन्य भक्ति काल में अन्य रचनाएं नहीं लिखी गई, युद्ध के वर्णन भी हुए, नीति भी से संबंधित भी लिखी गई, लेकिन सर्वाधिक भक्ति साहित्य लिखा गया। इसी प्रकार आदिकाल में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन सर्वाधिक रासो साहित्य, वीर साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य लिखा गया, ठीक है। रीतिकाल में बहुत तरीके की रचनाएं हुई पर सर्वाधिक श्रृंगार काल लिखा, तो उनका विरोध भी तो हुआ। आदिकाल के भक्ति काल आया, भक्ति काल के बाद रीति के बाद आधुनिक, लेकिन वो जो ये अंतर है कि आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इनकी समय सीमा लंबी है, ये बहुत दिनों तक चले, लेकिन आधुनिक काल में इतने धैर्य किसी के पास नहीं है। बहुत जल्दी 10-20 साल के अंतराल पर ही चीजें अलग बदलाव आए साहित्य में, जिन्हें आप द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, छायावाद इसके नाम से हम और आप जानते हैं, ठीक है। भावुकता भी जीवन का एक अंग है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में फील पांव की तरफ बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है, ठीक है। व्याधि के रूप में अगर वो आपके, ठीक है, भावुकता, लेकिन कोरी भावुकता यदि आपकी व्याधि के रूप में, यानी देखिए ज्यादा भावुकता से भी जीवन नष्ट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि व्याधि के रूप में फैलने लगे। फील पांव एक रोग होता है ना, हाथी पांव और पता नहीं क्या क्या उसे, तो वो वहां पे काटना ही पड़ता है, उसका कोई फिर इलाज नहीं होता। तो आप वो जो पूरा पैर सड़ने लगता है, तो गैंग्रीन कहानी आपने पढ़ी है ना रोज, तो वो गैंग्रीन जो वो बढ़ने लगता है तो फिर उसको वहां से काटना पड़ता है। तो कहते हैं कि उसमें जब छायावाद का एक युग आया तो कोरी रोमानियत थी उस युग में, है ना, केवल भावुकता भरी रचनाएं थी, तो उसका विरोध स्वरूप अन्य युग भी उसमें बाद में आए। कहने का तात्पर्य वही है जो सब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाए, उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटक में न चित्र में और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएं हैं। खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात। चारों ही इंपॉर्टेंट है। सिंदूर की होली आपके नेट परीक्षा के सिलेबस में है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है।
और लेकिन ये दोनों ही नाटक परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको याद रखने चाहिए। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम लिया है। चुंबन और चार बेचारे इसलिए लिखे गए हैं, महात्मा ईसा के फेर में तो वे नाहक पड़े। संपादक, अध्यापक, सुधारक और प्रचारक, ये चार बेचारे हैं, है ना। पंडित उदय शंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा करें, तक्षशिला, राका, मानसी आदि कई अच्छे काव्यों के अतिरिक्त अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक है। हाल ही में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। 10,000 नाम का एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है। तो इस काल में लक्ष्मी नारायण मिश्र के बाद किस किस तरीके के कौन कौन से विद्वानों ने नाटक लिखे, इनका संक्षिप्त परिचय शुक्ल जी यहाँ दे रहे हैं। आगे देखते हैं, भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक नाटक के क्षेत्र में भीतर से वे ऐसे पात्र ढूंढकर लाएं जिनमें चारों ओर जीवन की रहस्यमयी विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती हैं। ऐसी विषमताएं जो वर्तमान समाज को शुद्ध करती रहती हैं। अंबा नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई यानी अपहरण की हुई है ना की कहानी जन्मांतरण व्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने लाती है जो आजकल के महिला आंदोलन की तह में वर्तमान है। मत्स्य गंधा एक भाव नाट्य, पदबद्ध नाट्य है। उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई देता है, पर उसके भीतर न जाने कितनी उमंग और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहां तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक सगर विजय भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है वैसा कम देखने में आता है। आगे की लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। और जब ये बात कही जा रही है तो भट्ट के जो नाटक हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब तक पूछा गया है अथवा नहीं पूछा गया है, देखिए ये तो पूछा हुआ ही है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे हैं। हो सकता है अगली बार आपसे पौराणिक नाटक का प्रश्न पूछ ले तो इसको हाईलाइट करके आप याद कर लीजिएगा। तो ये काफी सारा अब हमने पढ़ लिया। अब 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हुए मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पे, वो प्लेलिस्ट चेक करते रहें, समय समय पर प्लेलिस्ट चेक करते रहें। विशेषतः जैसे यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो निबंध नाटक कहानियां प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, चेक कर लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है कहानियों की, निबंधों की, शुक्ल के निबंध की अलग बनी हुई है। पुराने पेपर वगैरह तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई कहानी या निबंध आपका छूट गया हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे कि एक टोकरी भर मिर्ची कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ पर डिलीट हो गई है, मैं उसे पुनः पढ़ा दूंगी। इसी प्रकार अन्य कोई आपकी सिलेबस की चीज हो, कहानी हो, वो छूट रही हो, निबंध हो, तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं करवा दूंगी। दूसरी बात, पुराने पेपर यदि आप करने बैठे तो नेट के जो विद्यार्थी हैं वो पीजीटी के भी पुराने पेपर लगाएं, और जो पीजीटी के या फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो नेट वाले भी लगाएं, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी इसी तरीके से करें। पीजीटी यानी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर कह लीजिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर कह लीजिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर कह लीजिए, एक ही बात है। और नेट जेआरएफ वो तो सबके लिए एक ही है। या आप अपने राज्य से किसी सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये जो तीनों चारों परीक्षार्थी हैं ये आपस में सभी के प्रश्न पत्र लगाइए पीजीटी का, और इन सब का लेवल लगभग एक ही होता है। सिलेबस में सभी राज्यों के जो सिलेबस हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक आध टॉपिक का अंतर है, और जो गद्य विधाएं नाटक वगैरह अलग से लगे हुए वो देख लीजिए, बाकी वही है। तो पुराने प्रश्न पत्र आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाते रहिए, ठीक है। तो उनको आप अधिक से अधिक लगाते रहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। चलिए आज की कक्षा को पुनः आते हैं। श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का वृत्त लेकर प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी के प्रताप नाटक का आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी ही हैं, नाटक की ओर भी हाथ आजमाया। आपने अमर राठौड़ और उत्सर्ग नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई है।
पर अधिक ठोक पीठ के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गई है। अंग्रेजी कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य देने के लिए ज्योत्सना नामक एक रूपक लिखा है। देख लीजिएगा भाई, ज्योत्सना है ना, ये मेरी पत्री का नाम है ना, पत्री में मेरा नाम जैसे पंडित ने निकाला था, ज्योत्सना। पर शैली का रूपक तो अधिदैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वातंत्र्य का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें पृथ्वी, वायु आदि भौतिक देवता अपने निज के रूप में आए, किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना, मनुष्य के सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरभित शमीर, चटकीली कलियां, कलरव करते विहंग आदि को अभिनय के लिए मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रवृत्त है। उसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई एक लोक समस्याओं पर कथोपकथन है। सब मिलाकर क्या है, यह नहीं कहा जा सकता है, नाटक की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया शुक्ल को। श्री कैलाश नाथ भटनागर की भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है। शुक्ल जी कहते हैं कि किस प्रकार पहले पहले दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अश्रुतपूर्व वस्तु समझते हुए लेकर आए। अब हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें श्री सुदर्शन, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट की क्रमशः राजपूत की हार, 10 मिनट, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन तथा 10,000 नाम के नाटक संग्रहित हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा ये पूरा पैराग्राफ ही आप देख लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा, देखने से मतलब याद कर लीजिएगा। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी, जैसे बाबू मैथिली शरण गुप्त, वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के स्वप्न, वासवदत्ता, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा, योगेंद्र नारायण, ब्रज जीवन दास, प्रतिमा, बलदेव शास्त्री तथा दिग्नाथ के कुंदमाला नाटक अनुवाद किया है। बागेश्वर विद्यालंकार जी के अनुवाद भी हिंदी में हुए। जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद श्री भोलेनाथ शर्मा एमए ने किया। इसी के साथ निबंध को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे की जो हमारी अगली गद्य विधा होगी वह होगी इन निबंध, ठीक है। यानी कि सबने नाटक लिखने का प्रयास तो किया, पर सब उतने अच्छे नाटककार नहीं है। कभी कभी शौक से लिख लिया करते थे तो उनके नाटक इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जिनके बारे में चर्चा की जाए। अब अगली गद्य विधा जो है शुक्ल जी ने वो ली है निबंध, ठीक है। इसके बाद ली है शुक्ल जी ने समालोचना ली है। समालोचना पर काफी कुछ लिखा है शुक्ल जी ने, और उसके बाद हम काव्य खंड को चालू करेंगे, ठीक है। काव्य खंड को भी चालू करेंगे, यानी गद्य की हमारी कल के, मुझे लगता है कल की कक्षा तक शायद हमारा गद्य पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम पद्य वाला पार्ट, इसका आधुनिक काल का पद्य वाला पार्ट भी शुरू करेंगे। आधुनिक काल को हम दो कालों में विभाजित करते हैं, गद्य काल और पद्य काल। तो गद्य काल वाला पोर्शन हमारा कल की कक्षा में पूरा प्रयास रहेगा कि समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अब निबंध को भी अभी पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारता पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीयोत्थान में दिखाई पड़ी, वह स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ व चित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ, वैसा निबंध के क्षेत्र में देखने को नहीं आ रहा, जो उसका उपयुक्त स्थान है। अब देखिए कहानी में क्या है, आप कल्पना का समावेश करके कर सकते हैं, कल्पना के अनुसार कहानी रच सकते हैं। उपन्यास में भी किसी सामाजिक समस्या को लीजिए या जो भी कोई समस्या है उसको लेकर आप थोड़ा सा कल्पना करते हुए पूरा लिख सकते हैं। और नाटक तो पूर्णतः कल्पना पे आधारित होता है ना, खेला जाता है। लेकिन निबंध लिखने के लिए, एक अच्छे निबंधकार के लिए आपको बहुत कुछ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपको व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको जिस विषय पे आप चंद लाइनें लिखने जा रहे हैं वो बड़ा हो निबंध छोटा हो, उसके बारे में गहन आपकी जानकारी होनी चाहिए। शुक्ल के निबंध आप पढ़िएगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कितनी गंभीरता, कितने शोध और कितनी पुस्तकों के निरंतर अध्ययन के बाद शुक्ल उन्हें लिखने में प्रवृत्त हुए होंगे और सक्षम हुए होंगे। तो अब हर कोई निबंध नहीं लिख सकता, फिर भी किस किसने लिखे, कैसे कैसे लिखे,
उनको देखते हैं। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़े तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत को देखकर कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावनात्मक गद्य की शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबंध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सकें, निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहां से वहां तक रहती थी। पीछे श्री चतुर्सेन शास्त्री के अंतःस्थल में प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई। तो ये प्रमुख निबंध है उस काल के, है ना। जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती हुई धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में भी चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटर्स की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए। पीछे रविंद्र के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस प्रकार भावात्मक गद्य का चलन हुआ वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुसरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की गई। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड नाम से जो प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, उन्हें दूल्हे रूप में ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है उन्होंने। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है, वे अब आने वाले हैं इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिलता है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे कभी नहीं चला। इसी प्रकार उस परोक्ष आलम्बन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई जिनमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, योगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेखनीय। हाल ही में श्री भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है जिसकी भूमिका लेखक हैं भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्य। यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गृहीत लाक्षणिक भावुकता जो बहुत कुछ तक अभिनय और अनुकृत होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावनात्मक प्रबंध लौकिक को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं जिनमें चित्र विधान कम और कसक टीस वेदना अधिक रहती है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रवृत्ति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य इस प्रकृति स्थित भावुकता का अनुभव हम और आप कर सकते हैं और दूसरों को भी हम और आप करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी सीतामऊ मलवा हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने लाकर प्रतिविज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य काल में के कभी मधुर कभी भव्य जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद नैराश्य बेबसी परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां के कब्र इत्यादि पर उनके भावनात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मार्मिक और अनूठी देखी जाए तो इसमें निबंध के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने ये लेख लिखे हैं जिन्हें आप प्रारंभ में के लेख मानकर निबंध की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के निबंध हैं पाए जाते हैं या प्रचलित हैं, ये उस तरीके के निबंध नहीं है। आगे शुक्ल जी कहते हैं गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहां गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है उसे घसीटे जाते हुए देखकर दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने आपको कहा कि निबंध चिंतन का विषय है, अध्ययन और मनन ज्ञान का विषय है, कल्पना का विषय नहीं है। विचार क्षेत्र के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहां शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी, सौंदर्य मध्य में झुकती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। अब यही एक काव्य की बात है।
काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें इसके सिवा की कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुमलता है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है और कुछ भी ना मिलेगा। यह कविता का ठीक ठाक स्वरूप बतलाना है या उसकी विरदावली बखानना। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ऐसी बहुत सी विरदावलियां प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भाव में, रस में, चित्र में हो। कविता के ही निरूपण तथा भावात्मक प्रणाली का दावा तो यह दावा रहता तो भी एक बात थी, कवियों की आलोचना तथा विषयों में भी इसकी दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर वैचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी हवाई शैली पर हवा बताना कहां तक ठीक होगा। जब कविता की बात आती है तो शुक्ल जी उत्तेजित हो जाते हैं। आपने देखा है ना कि अब कविता की जब भी बात करो, उसके लक्षण और उसके विभिन्न उनकी बात करो, तो आप उसको ये कहो कि वो तो हृदय कानन में खिली हुई कुसुमलता है, ये है वो, तो भाई ये कविता का वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। आप जब उसको कोई परिचय पूछेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वो है, वो उसके लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस आधार पे आप उसका निरूपण करेंगे, किस आधार पे आप कविता की समीक्षा करेंगे। ये सारी चीजें उन प्रारंभिक लेखों में नहीं थी। ठीक है, तो ये शुक्ल ने कर दिया है यहाँ पर हिंदी गद्य विधा का, हिंदी गद्य विधा का नहीं, हिंदी निबंध विधा का अंत। ठीक है, अब जो कल की कक्षा होगी उसमें होगा समालोचना और काव्य मीमांसा। हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका परिचय आज की कक्षा में देखेंगे, बाकी इसको समाप्त कल की कक्षा में करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम गद्य विधाओं को समाप्त ही कर दें, पद्य की ओर बढ़ जाएं। समालोचना और काव्य मीमांसा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। निबंध में बहुत कुछ लिखा ही नहीं गया उस काल में, तो शुक्ल जी ने भी विवरण नहीं दिया। बाकी आप आधुनिक साहित्य की गद्य विधाओं को विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहें तो बच्चन सिंह की जो पुस्तक है आधुनिक साहित्य वाली, उसको आप मंगा लें। गद्य विधाओं के लिए नहीं, आधुनिक काल को पढ़ना चाहें तो बच्चन सिंह को पढ़ लीजिए। बाकी गद्य विधाओं के लिए रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है उसमें आप गद्य विधाओं का विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण पुस्तक वाला वीडियो है वो नए विद्यार्थी देख लें। यदि आपको पुस्तकों को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, समालोचना और काव्य मीमांसा। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुणदोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषता और उनकी अंतर प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी, कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तककार और भूमिकार के रूप में निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर, जायसी पर विस्तृत समीक्षा लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तककार छपी है। शेष दो क्रमशः भ्रमरगी सार और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कल नया टॉपिक है, अब इसको पढ़ने में उतना मजा नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, तो फिर इतना ही पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे से कल इसको शुरुआत करेंगे। कल भी मैंने इसीलिए आपको कम पढ़ाया था क्योंकि कठिन चीज़ें हैं, पहले उतना समझ लीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना। तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे ताकि सही ऋतु आने पर फल भी प्राप्त कर सकें। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में समझ में ही नहीं आया तो कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो को समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।